प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु के बारे में। विचार करिए, जन्म कुंडली का 8वां भाव जिसे मृत्यु और जीवन के साथ आपकी समाधि का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी अगर मजबूत हो गए तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन और उसका रिसर्च, उसकी पैतृक संपत्ति और उसकी मृत्यु, जीवन और जीवन के बाद भी व्यक्ति को सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सब लाभ देते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु का प्रतिफल आचार्यों ने कई बार बहुत अच्छा नहीं बताया है। अष्टम भाव के राहु अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तब तो लगभग छोटे मोटे अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, शुभ परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे हों या फिर शत्रु की राशि, अशुभ राशि में बैठे हों, मतलब अशुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, पापक ग्रह की राशि में बैठे हों, तब ये जातक को रोग, शोक, द्रोह, विद्रोह, शत्रु जनित पीड़ा देने वाले हो जाते हैं। अष्टम भाव में अगर राहु बैठेंगे ना तो आपको एक बार लाभ होगा तो 3 बार नुकसान होगा। ऐसा क्या मैंने बात कही? इधर देखिए मुझे, एक बार लाभ होगा और 3 बार नुकसान होगा, तो ले दे के बात हो गई बराबर, है ना। कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठ जाते हैं, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया भी है मेरे मेन चैनल पे, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ऐसा कुछ करके मैंने थंबनेल उसका लिखा हुआ था। विशेषतः आप राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वो कार्यक्रम मिल जाएगा कि अष्टम भाव के राहु व्यक्ति के कंसंट्रेशन को बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। आमदनी से पहले उसका व्यय तय होता है। अष्टम भाव के राहु के बारे में ये एक दुष्परिणाम है। नौकरी अगर आपको मिल भी जाती है फिर भी आपको वहां अपने बॉस से सदैव मतभेद बना रहता है या मतभेदों में जाते हुए देखा जाता है। कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है और व्यक्ति के जीवन में लालच सदैव बरकरार रहती है। वो व्यक्ति सदैव लालची बना रहता है। एक बात और है, जन्म कुंडली के 8वें भाव के जो राहु होते हैं वो मति भ्रम की स्थिति भी देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव मति के विस्तार का होता है, युक्ति का होता है ना। दिमाग लगा करके अपने विषम परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में करना है, ये सारी चीजें अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो वो भ्रम की स्थिति कभी समाप्त होने ही नहीं देते हैं। ये भी एक कष्ट वाली बात होती है। अष्टम भाव के राहु जो होते हैं वो व्यक्ति को बहुत सारा चीज दिमाग में डालने वाले हो जाते हैं। ये करूं कि ये करूं कि यही कर लूं, लालच बढ़ती जाए। इसी वजह से जब कभी भी मुझे कोई कुंडली दिखाता है तो मैं ये बात कहता हूं कि देखो अष्टम भाव के राहु हैं, इस दौरान अपने मित्रों से, अपने पार्टनरशिप में, अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा तगड़ा और मोटा निवेश करने से बचिएगा। हालांकि ये बात कई बार बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर भी करती है, पर फिर भी ये ऐसा तो संशय दे ही जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अष्टम भाव के राहु, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो आपके बॉस से और ऊंचे अधिकारियों से आपको झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो गई तो वो लंबी खिंच जाएगी। वात के कारक होते हैं शनि की तरह राहु, शनि की तरह राहु होते हैं, शनिवत राहु होते हैं, तो शनि वात से संबंधित समस्या देते हैं, वायु का गोला बनाते हैं और वही गोला शरीर के विभिन्न हिस्सों में व्यक्ति को परेशान करता रहता है। तो कई बार नाभि के निचले वाले हिस्से में, चाहे अंदर ही बात कही, वहां पे ऐसा जैसे दिक्कत हो जाए आपको मल द्वार पे, ऐसी, क्योंकि अष्टम भाव मल द्वार होता है, वो ये क्षेत्र कहा गया है। नाभि के नीचे से लेकर लिंग मूल तक का क्षेत्र, ये अष्टम भाव से, उस क्षेत्र से इन अंगों का विचार किया जाता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में ऐसे राहु बैठ जाते हैं तो आपको एक तरफा व्यय देते हैं, पैतृक संपत्ति में नुकसान देते हैं और कई बार व्यक्ति की मानसिक वृत्ति लालच वाली हो जाती है। यहाँ आपको ना, आपके कुटुंब हैं जरूर पर वो वक्त पे काम नहीं आएंगे। हाँ, कहने को सब है पर होगा कोई नहीं, ये बात है। तो ऐसा ही कुछ परिणाम जन्म कुंडली के 8वें भाव के राहु जातक की कुंडली में देखे जाते हैं करते हुए। अब उसमें
अच्छे परिणाम कब देंगे? जब वो शुभ ग्रह की राशि में हो, जैसे यहाँ पे वो शुभ ग्रह की राशि में है। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम काम करने की ललक रहेगी कि हाँ मुझे काम करना है। दूसरा कि जब उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तब वो अच्छा होगा, पर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ है कि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। जब अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, भाव का अधिपति बुध है जो जन्म कुंडली में मंगल के साथ लगभग परेशानी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि गुरु से दृष्ट है। लेकिन अष्टमे से अगर गुरु से दृष्ट है तो मृत्यु सुखद होती है, अपनों के बीच होती है ना। लेकिन राहु है, इस वजह से हमें सावधान जरूर रहना होगा। मैंने जिन जिन विषयों पे बात की, आप मित्र को शत्रु तो नहीं बना रहे हैं, शत्रु को मित्र तो नहीं बना रहे, बहुत ज्यादा तर्क तो नहीं कर रहे, दिमाग में बहुत सारी चीजें तो नहीं बन रही है, दिमाग में प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होता है। ज्योतिषी के पास आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारा प्रश्न ज्योतिष को एकदम बिल्कुल सारी चीज मुझे आज ही जान जानी है। तो ये जो एक बात होती है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु देखने में परिणाम देते हैं। अब आइए इस कार्यक्रम के मुख्य विषय अर्थात कुंडली अध्ययन पे आपका ध्यान लेके आता हूं। साथ में कुंडली अध्ययन करेंगे और इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पे भी आप चाहें तो मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म कुंडली में पंचांग है ज्येष्ठ माह में जातक का जन्म हुआ। क्यों? जरा विचार करिए। सूर्य वृष राशि में है, मेष राशि में उच्च के होते हैं और वो वृष राशि में जाएंगे, अर्थात जेठ महीना रहेगा, क्योंकि जेठ और आषाढ़ के करीब में, आषाढ़ श्रावण में तो कर्क में चले जाते हैं, श्रावण महीने में तो वो कर्क राशि में चले जाते हैं, लेकिन जेठ में वो मई महीने में रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तो सूर्य जो है वो 9 अंश के हैं और वृष राशि में बैठे हैं। ग्रीष्म ऋतु, दिन गुरुवार, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो है वो शुभग्रह होके बैठे हैं। हालांकि नेचुरली वो पापक हो जाएंगे इस कुंडली के लिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और चंद्रमा अगर पापक होंगे तो व्यक्ति के जीवन में निरंतरता को प्रभावित करेंगे। एक नुकसान वाला पक्ष ये है। दूसरा, छठवें भाव में बैठे हैं, गुरु से छठे आठवें के संबंध में है, तो व्यक्ति को जिद्दी बना देंगे। और दूसरा कि उसकी जो चीजें होंगी वो निरंतर एक जैसी नहीं रहेगी। नौकरी एक जैसा ना रहे, बॉस के साथ संबंध एक जैसा ना रहे, परिवार के साथ संबंध एक जैसा ना रहे, परिवार के साथ समय बिताना एक जैसा ना रहे, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा अव्यवस्थित है। वो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, या तो सप्तम में बैठ जाते, या लग्न में बैठ जाते, या फिर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के होकर के भी लग्न द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ या एकादश में बैठ जाते इसी कुंडली में, तब वो अच्छे हो जाते। उसके बाद उत्तरायण में जन्मे होने से सारे के सारे शुभ ग्रहों का बल बढ़ेगा, जिसके कारण एक सकारात्मक परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। गुरुवार को जन्मे हैं और गुरु स्वग्रही हैं, मंगल और बुध के साथ शुक्र पे इनकी दृष्टि जारी है। ये बहुत अच्छी बात है जो जातक को कृतज्ञ बनाएंगे, कम्युनिकेटिव बनाएंगे, अनुभवी बनाएंगे और प्राप्त करने वाला बनाएंगे। व्यक्ति अपने जीवन में सारी चीजें प्राप्त करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र, ये सर्प का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उन्हें कई बार विषय स्थिति और वस्तु स्थिति को समझने में नुकसान होता है, या ये कह सकते हैं कि जो लोग आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होते हैं वो परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से भाप नहीं पाते हैं, उनका ज्ञान कई बार धरा का धरा रहता है। आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग होते हैं जन्मे, उनमें सदैव कोई ना कोई रोग उन्हें परेशान करता है। कई बार उनकी मानसिक पीड़ा क्रोध के रूप में प्रकट होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उन्हें सर्प की पूजा करनी चाहिए। ओम सर्पेभ्यो नमः, गाय के गोबर का सर्प बना करके नाग पंचमी के दिन उसकी पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें और चावल का दान करें। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे तांबे के नाग का अर्पण करें। ये बात आश्लेषा नक्षत्र। ध्रुव योग में जन्मे हैं, इस वजह से जिद्दी होंगे ध्रुव की भांति, और ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण, मतलब जीवन में शुद्धता भी है और अकर्मण्यता भी है। राक्षस गण के कारण जो है वो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत इरिटेशन, घबराहट, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी हो जाना, क्रोध, गुस्सा, तृष्णा, हठ, ये सब राक्षस गण के कारण होगा। और कई बार व्यक्ति अपने मनमानी को सामने दूसरे के ऊपर भी आरोपित करता है, ऐसा भी करते हुए देखा जाता है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। वारेस बलवान है, लग्न का मान जन्म कुंडली में 7 अंश का है, इस वजह से आयु अच्छी होगी। लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है,
लेकिन एक बात जरूर है कि लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी स्वग्रही है। तो डिस्पोजिटर प्लेनेट अगर बलवान होकर बैठा है तो कुंडली को अतिरिक्त बलवान बना देता है। लाभ भाव अगर बली है, मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, ये बहुत उत्तम बात होगी। चतुर्थ स्थान में केंद्र के स्वामी बैठे हैं, दशम को देख रहे हैं, ये पिता से लाभ देंगे। कई बार घर में थोड़ा बहुत कलह या जातक के कारण घर में थोड़ा बहुत हेडेक होता है। शनि और केतु संबंधों को ऊंचा उठाने में या विवाह को, वैवाहिक पक्ष को, मित्रता को या पार्टनर को आगे बढ़ाने में दिक्कत देते हैं। विचार करें तो नवांश चक्र में चंद्रमा का केंद्र में होना ये भी व्यक्ति को साहसी निर्णय लेने वाला बना देंगे। सूर्य यहां भी 2 नंबर की राशि में चतुर्थ भाव में यहां भी बैठे हैं तो वर्गोत्तम हो जाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति का जो किसी भी तरीके से उसका दाम्पत्य वापस पटरी पे लाया जा सकता है अगर थोड़ी फोकस बढ़ा दे तो। बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह का 12वें भाव में बैठना शारीरिक सुख और संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। पर कई बार चूंकि यहाँ केतु बैठे हैं और शनि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे और अष्टम भाव से राहु शुक्र और बुध दोनों को देख करके विवाह में और शारीरिक सुख पति पत्नी में मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे अपनी दशा में। दशमांशा चक्र में सूर्य का लग्न में होना, गुरु और शुक्र, जहां गुरु उच्च के और शुक्र दिग्बली, साथ ही साथ बुध जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं और शनि स्वग्रही होकर के, मंगल स्वग्रही, चंद्रमा वापस व्यक्ति को साहसी बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि दशमांशा चक्र व्यक्तित्व, काम करने में मन लगना, काम को लेकर के सुखी अनुभूति, सुख वाली अनुभूति प्राप्त करना, बेहतर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ना, दिमाग लगाना, लॉजिकल वे में किसी भी विषय को सोचना, वस्तुतः अंतिम गति प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर जाएगा, जिसके लिए वो चला है वो प्राप्त कर जाएगा। और साथ ही साथ पराक्रमी भी होता है, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को भी बदल देने वाला होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक नजर में बता दी। अब आपको आपकी कुंडली के ग्रह और उनकी डिग्री से आपका परिचय करा देता हूं, क्योंकि ये बहुत मायने वाली बात होती है। तो सबसे पहले लग्न का मान 7 अंश है, जो 6 अंश से ऊपर होने के कारण कुंडली को बलवान बनाएगा। और मैं तो ये बात कहता हूं कि अगर जातक की कुंडली में लग्न मान अच्छा बना हुआ है तो आप ये समझ के चलिए कि कुंडली आपके पक्ष में उतर रही है। होता है ना कि जैसे मैंने जन्म लिया पर परमात्मा ने मुझ पर कितना आशीर्वाद दिया, तो उसकी जो आशीर्वचन है परमात्मा के वो लग्नमान से देखे जाते हैं। लग्नमान अगर कमजोर हुआ तो कुंडली के बाकी ग्रह जो थोड़े अच्छे भी बैठे हुए होते हैं वो कई बार थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन लग्न का मान जैसे युवावस्था का लग्न बना, तरुण अवस्था का बना, किशोरावस्था का बना, तो इसे बहुत ही उत्तम कोटि की बात कही जाती है। दूसरा कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य की बात करते हैं तो वो 9 अंश के बैठे हैं, कोई बात नहीं, केंद्र के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं। लग्नेश के शत्रु होते हैं, लग्नेश से दृष्ट हैं, लग्नेश शनि से दृष्ट हैं, गुरु से केंद्र में नहीं है, गुरु से षडाष्टक में है, चंद्रमा से तृतीय एकादश में के हैं। इस वजह से व्यक्ति कम से कम अपने विषम परिस्थिति को समझने वाला तो जरूर हो जाएगा कि मुझे इस समय पे क्या करना चाहिए, ये चंद्रमा और सूर्य के कारण। और जो दिमाग लगा रहा है वो बुध और राहु के कारण कारोबार में। उसके बाद चंद्रमा जो बैठे हैं वो 19 अंश पे बैठे हैं, आश्लेषा नक्षत्र में, गुरु से षडाष्टक और चंद्रमा शुक्र के साथ द्विद्वादश। साथ ही साथ शनि और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का है, ये ठीक नहीं होता। उस चंद्रमा पे केतु का संबंध है और ये चंद्रमा मंगल से भी दृष्ट है। तो चंद्रमा से गुरु 6ठे 8वें, ये ठीक नहीं। चंद्रमा से शुक्र 12वें, अतिरिक्त व्यय। चंद्रमा पे शनि नवम पंचम के संबंध में, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता, ये पेट का रोग देता है। उसके बाद उसी चंद्रमा पे केतु का प्रभाव व्यक्ति को स्थिति को स्पष्ट होने नहीं देता। आप इंतजार कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो फिर ऐसा काम कर लेंगे, पर वो काम क्लियर हो ही नहीं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कई बार सोचते हैं कि ये टेंडर अभी तक आया नहीं, ये ट्रांसफर वाला लेटर अभी तक अटका हुआ है, ये फाइल अभी तक वहीं पे टेबल पे पड़ी है, ये पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हम उसके लिए कई बार या तो सरकारी तंत्र को जिम्मेदार देते हैं, बनाते हैं, या तो फिर कई बार हमारी ज्वाइनिंग ही अटक गई या कुछ ऐसा जिसके कारण आपके कुछ निर्णय अटक रहे हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा तब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा पे केतु का प्रभाव होता है। संभवतः अगर 10 लोग हैं तो 10 की कुंडली में ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता ये तभी है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पे केतु का निर्णय आएगा, पर आप लेट लतीफी के शिकार होंगे, ऐसा होता है। तो ये चंद्रमा के कारण।
शुक्र से 12वें जाने के कारण व्ययात्मक स्थिति, गुरु से 6वें 8वें के कारण परिस्थिति को ना समझने वाला। मतलब चंद्रमा में जब गुरु का अंतर आएगा तो हो सकता है कि व्यक्ति परिस्थिति को बिना समझे, बिना इंतजार किए झट से निर्णय लेकर के गलत निर्णय ले और बाद में फिर पश्चाताप की अग्नि में जले, ऐसा हो सकता है। मंगल जन्म कुंडली में 21 अंश पे बैठे हैं भरणी नक्षत्र में, और शुक्र मृगशिरा में, मिथुन राशि में। विचार करिए, तो शुक्र बैठ गए मृगशिरा में जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल बैठ गए भरणी में, मेष राशि। इसका अर्थ होगा कि ये शुक्र और मंगल का जो परिवर्तन है वो जातक के जीवन को 100% से भी अच्छा बार सफल कर देगा। शुक्र और मंगल का परिवर्तन, शुक्र और मंगल का परिवर्तन ये जातक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो शुक्रदेव वृश्चिक राशि में और मंगल तुला राशि में, मतलब यहाँ पे भी शुक्र और मंगल का संबंध है। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद भी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, क्योंकि दोनों द्विद्वादश में जा रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं संबंध है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मंगल वृश्चिक राशि में और शुक्र कर्क राशि में, दशमांश चक्र में दोनों ही ग्रह ठीक हो जा रहे हैं, गुरु से दृष्ट भी हो जा रहे हैं मंगल। मतलब शुक्र और मंगल आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके दाम्पत्य में शुक्र और मंगल की दशाएं कमजोर हो सकती है, स्वास्थ्य में, एनर्जी में, कोई डिजीज ऐसी हो जाए जैसे पत्नी को ही, या कई बार उनके मन मुताबिक आप निर्णय न लें जिसके कारण वहां पे मतभेद दिखाई देने लगता है, तो ये शुक्र और मंगल के कारण होगा। बाकी कारोबार में इस दशा काल में कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद बुध की बात करते हैं तो बुध आपकी कुंडली में 26 अंश के होंगे, आत्मकारक। विचार करिए, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। मंगल के साथ बैठे हैं, भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी गुरु से दृष्ट हैं, उनके ठीक पीछे शनि केतु बैठे हैं, तो बुध का परिणाम थोड़ा जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि गुरु देखे तो जा रहे हैं लेकिन इस कुंडली के लिए पापी भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, और शनि से संपर्क में है, राहु और केतु से केंद्र में है, चौथे 10वें के बैठे हैं। इस वजह से गुरु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं राहु और केतु के प्रभाव में होगा। और इतना ही नहीं, वो बुध जो जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव में आ रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी का नुकसान नहीं करेगा। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा बार आप किसी को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो उसका नुकसान उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है। मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई भी समाज का वर्ग हो या व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति कभी भी उसके द्वारा नुकसान में नहीं जाएगा। आपके कारण व्यक्ति किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो ऐसा कब होगा? जब बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है। और व्यक्ति न्याय ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उस गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु बलवान होकर बैठे हैं। उनका प्रभाव थोड़ा निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वो राहु और केतु के केंद्र में बैठे हैं, चौथे 10वें बैठे हैं ना जी। यहाँ पे अगर गुरु की बात करते हैं तो शत्रुगत हैं और 2 पाप ग्रह के मध्य है, शनि और मंगल के साथ है। इस वजह से गुरु का प्रभाव यहाँ राहु और केतु से प्रभावित, शनि से प्रभावित हो रहा था, यहाँ वो शनि और मंगल से प्रभावित होने के साथ साथ यहाँ भी राहु और केतु के प्रभाव में है। एक अदृश्य बल गुरु को प्राप्त हो रहा है वर्गोत्तम होने का, क्योंकि यहां भी एकादशवें में है, यहां भी एकादशवें में है। इस कुंडली का एकादशवां भाव सर्वत्र बलवान है, स्वग्रही। यहां पे उच्च के शनि परिवर्तन के साथ यहां पे स्वग्रही शनि बैठे हैं, तो ये अंततो गत्वा व्यक्ति का परिणाम उसके पक्ष में आने की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। क्लियर है? देव गुरु बृहस्पति 23 अंश पे हैं, तो बुध इस कुंडली के आत्मकारक। बुध की राशि खाली है, लेकिन बुध नवांश में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, और वो मंगल तुला राशि में बैठे हैं शनि के साथ। मतलब यहां पे अगर बुध की राशि में कोई ग्रह बैठ जाता तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं बैठा, इस वजह से संतुलित भी थोड़ा कम होगा। उसके बाद वक्री है 23 अंश के, तो ग्रह अगर 23 अंश का वक्री है तो ये 100% तक यहीं का परिणाम करेगा, वो इधर उधर कहीं भटकेगा नहीं। इसका अर्थ होगा कि निश्चित रूप से देव गुरु बृहस्पति 100% एकादशवें भाव का ही परिणाम कर रहे हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में वक्री हैं, वो भी 4 अंश के हैं, तो ये कुछ शिफ्ट करेंगे पिछले भाव की तरफ, तो ये भी अच्छी बात होगी। पर वहां पे भी दिमाग में या निद्रा में परेशानी का माहौल बनेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का प्रभाव तब एक दूसरे को प्रभावित करेगा और व्यक्ति के जीवन में मानसिक सुखों को प्राप्त करने में कई बार दोराहे पर ला करके खड़ा कर देगा। जहां व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति होगी कि वो ये चुने कि ये चुने, दोनों में से किसी एक का चयन करना बड़ा व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये और भी ज्यादा तब मुश्किल हो जाएगा जब चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव, द्वितीय भाव पीड़ित है, राहु गुरु और केतु के संपर्क में आकर के स्थिति को स्पष्ट नहीं होने देते हैं। इस कारण से ऐसी चीजें जीवन में देखने को मिल रही हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में 11 अंश पे बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपने नक्षत्र में बैठे हैं।
हाँ, द्वितीय भाव में बैठे हैं तो थोड़ा वाणी को कठोर, कड़वा, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी या कड़वा बोल देने वाला मित्र हैं, पर बोल करके उसको शत्रु बना दें, ऐसा विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कठोरता से, कड़ाई से परिणाम देते हुए नजर आएंगे। एक्सपीरियंस के साथ व्यक्ति का धन आएगा। शनि और केतु के बीच का जो अंतर है वो 11 अंशों का है, और जन्म कुंडली में उस भाव के स्वामी राहु और केतु के संपर्क में होकर के शुक्र के प्रभाव में है, तो एक्सपीरियंस तो रहेगा बहुत सारा, पर व्यक्ति की नौकरी बार बार बदलती रहती है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? शनि और केतु के कारण। उसको ठीक करने के लिए बजरंग बली की पूजा और शिव जी की पूजा जातक को करनी होगी। अब यहां से मैंने नक्षत्र के बारे में भी चर्चा कर दिया है। अब आप लोगों से मैं इनकी कुंडली पे चंद्रमा से सभी ग्रहों का संबंध कैसा बन रहा है इस पे चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले बात करिए चंद्रमा से तीसरे घर में राहु। इस वजह से व्यक्ति के पास हमेशा ही अवसरों की प्राप्ति होती रहेगी। इसी चंद्रमा से छठवें घर में गुरु, प्रतियोगिताओं का आना और जिद्दी होना। इसी चंद्रमा से नवम घर में केतु, धार्मिक होना। इसी चंद्रमा से नवम घर में शनि, रोगी बनाना पेट का। इसी चंद्रमा से 10 घर आगे मंगल, हमेशा आगे बढ़ने का बल देंगे। इसी चंद्रमा से 10 घर आगे बुध, निर्णय लेने में व्यक्ति को कमजोरी होगी, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसी चंद्रमा से एकादशवें घर के सूर्य, यहां व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाला। इसी चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र, दाम्पत्य में कमजोरी और पत्नी के कारण व्यय की स्थिति होती है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो यहां जन्म कुंडली में 11 नंबर लिखा और यहां 9 नंबर लिख दिया, यानी कि कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहां के लग्नेश बन गए और यहां के तीसरे भाव के स्वामी यहां के लग्नेश बन गए। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि यहां भी पापी भाव के स्वामी ही लग्नेश बन रहे हैं और यहां पे तीसरे भाव के स्वामी लग्नेश बन रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति को सारी चीजों में अपनी बात को सिद्ध करनी पड़ेगी। उसको आसानी से, बड़ी सरलता से नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे। फिर अंततोगत्वा व्यक्ति विजयश्री को इस वजह से प्राप्त करेगा क्योंकि सूर्य लग्न में, शनि स्वग्रही, बुध का संबंध बहुत अच्छा, गुरु उच्च के, शुक्र दिग्बली और मंगल स्वग्रही होके बैठे हैं। आप अपना स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा ट्रांसपोर्ट से संबंधित, इंटरनेट से जोड़ करके, टेलीकॉम से जोड़ करके, और उसके बाद शेयर बाजार से जोड़ करके, बैंकिंग से जोड़ करके, फाइनेंस से जोड़ करके, खाने पीने से संबंधित चीजों को लेकर के कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। पेट्रोलियम का भी काम इस कुंडली में बनेगा, पहाड़ का भी काम बनेगा, पत्थरों का काम बनेगा, टाइल मार्बल का काम बनेगा, हार्डवेयर का काम भी बनेगा। इतना सारा काम कर सकते हैं। पर स्वतंत्र कारोबार के बारे में आपको जरूर एक बार विचार करना चाहिए। दशमांश चक्र में बहुत अच्छी बात है गुरु और शुक्र का एक साथ होना, और एक अच्छी बात है सूर्य का लग्न में होना। जो पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद रहता है। उसको जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उसके लिए उसे थोड़ी दूर यात्रा करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत रहता है, उसको चलना पड़ता है। पर हाँ, ये बात भी जरूर है कि निश्चित रूप से उसका काम सफलता को प्राप्त करेगा अगर आप अपने दिमाग को सही रख रहे हैं। गणेश जी की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गाय की सेवा करें, गोबर, कपूर, हल्दी, पीली सरसों, नमक, इसका घर में धूनी दें। आपको नजर ना लगे, जब तक कोई काम बन ना जाए तब तक किसी से कोई चर्चा ना करें। परिणाम प्राप्त होने का इंतजार करें और किसी से भी कड़वे या कड़वाहट वाले संबंध ना रखें। मित्रता मिथुन और तुला वालों से कर सकते हैं। अंक आपके लिए 9 और 2 बहुत अच्छा रहेगा, 9 ज्यादा अच्छा है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब उत्तर की दिशा की तरफ। विवाह वगैरह के योग आपकी कुंडली में एक तो इस साल के नवंबर में भी बन रहा है। नौकरी वगैरह को लेकर के आपको विदेश जाने का भी योग आपकी कुंडली में बनेगा। आप चाहें तो बाहर जाकर के भी अपने मन को शांत और सुखी बना सकते हैं। नक्षत्र आश्लेषा में दान जरूर करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद, भरणी, मृगशीरा और हस्त, और इसके साथ साथ स्वाति, ये नक्षत्र अनुराधा किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन आपकी कुंडली के लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। पूर्वी फ्रंट वाला मकान आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में एक बार अगर स्वास्थ्य के मामले में बात कहूं
तो सूर्य और शनि की दशा में पेट से संबंधित समस्या निकल सकती है। राहु और केतु की दशा में बेवजह व्यय बढ़ेगा, माता और पिता को लेकर के व्यय बढ़ सकता है। शुक्र और शनि के साथ सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा के साथ मंगल, ये सारे ग्रह माता और पिता की सुरक्षा करेंगे और उनके से आपको लाभ होगा। जबकि स्वास्थ्य में परेशानी केतु और राहु दे सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णयों में शुक्र और चंद्रमा का बल बढ़ेगा, अर्थात इस दशा में आपको ये सुख मिल सकता है। गुरु की दशा और सूर्य की दशा में भी पैतृक संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। भाग्य में बलवान और भी ज्यादा अपने आप को बलवान बनाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए और देवी मैया के देवी कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। बुध और चंद्रमा को बलवान और भी ज्यादा बनाने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। शुक्र, चंद्रमा, राहु और केतु मेहनत कराकर धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं, जबकि मंगल, गुरु, सूर्य, शनि और बुध थोड़ी निश्चिंतता के साथ भी आपको धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं। संतति का सुख और संतति का उपभोग दोनों ही इस कुंडली को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो चलित चक्र की स्थिति में बुध बदल रहे हैं खाली, बाकी एक गुरु बदल रहे हैं जो 12वें भाव की तरफ है। मतलब थोड़ा बहुत परिणाम गुरु का 12वें भाव में है। वक्री हैं तो 100% यही का परिणाम करेंगे, पर चलित चक्र में 12वें जा रहे हैं, इस वजह से कुछ हद तक आपको ऋण में भी लेके जाने वाले बन सकते हैं। तो उनकी दशा में ऋण का लेना देना कम करना होगा। विचारों में सौम्यता बरतनी होगी। मेहनत आप कर रहे हैं, मानसिक शांति बहुत अच्छी हो जाएगी बुढ़ापे में, और भी ज्यादा शांति मिलने वाली हो जाएगी। ऐसी कोई बात परेशान करने वाली नहीं है। मैं एक बात और कह देता हूं, राहु को ठीक करने के लिए शिव जी की पूजा करनी होगी। सूर्य को ठीक करने के लिए भी अगर हो सके तो नियमित दिनचर्या के साथ अर्घ आदि देना चाहिए। शनि, मंगल और गुरु आपकी कुंडली में व्यापार कराने वाले ग्रह भी बन रहे हैं। इस दशा काल में आप चाहें तो व्यापार भी कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ इस कुंडली में थोड़ा कम होगा, क्योंकि अष्टम भाव में राहु है, शनि केतु का प्रभाव है। लेकिन एक बात जरूर है कि आप अपने पीछे संपत्ति जरूर छोड़ जाएंगे, और वो गुरु के कारण हो रहा है। क्लियर है? और भी बाकी चीजें अगर मैं बताऊं तो परसेंटेज के हिसाब से सूर्य को बलवान बनाना होगा। रविवार को मांसाहार का त्याग करें, नमक का सेवन बंद करें। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन, शिव जी की पूजा। मंगल, बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। बुध को बलवान बनाने के गणेश जी को दुर्वा और दूध अर्पित करें। गुरु को बलवान बनाने के लिए गुरु मंत्र से दीक्षा और पीपल के पौधे का रोपण। शुक्र और शनि में से अगर बात करें तो देवी कवच मैंने कहा है। राहु और केतु 50% अच्छे और 50% बुरे परिणाम भी कर सकते हैं, इस वजह से हमें यहां पे सावधान होना होगा। अब अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य अपने नक्षत्र में बैठ करके आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन में लेकर जाने वाले हो सकते हैं। मतलब समाज के लोग जब आपको देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत खुश है, पर वस्तुतः आप कितने खुश हैं यह आप ही जानते हैं। और ऐसी स्थिति सूर्य के कारण घटित हो रही है। चंद्रमा जहां क्रोध करना है वहां नहीं कर रहे, जहां नहीं करना है वहां क्रोध कर रहे हैं, इसको ठीक करना होगा। मंगल भरणी नक्षत्र में कई बार स्किन डिजीज दे रहे हैं। बुध भरणी नक्षत्र में कई बार व्यक्ति को एक तरफा विचार करने वाला बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं और अनुभवी बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में फैशन की समझ और वर्तमान के हिसाब से जीने की ललक पैदा करते हैं। दूसरों को देख करके व्यक्ति वैसा करने की सोचता है। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में ऑथेंटिक बात करने वाला, कम बोलने वाला बनाते हैं। राहुदेव अष्टम भाव में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति किसी भी पक्ष को कई बार बहुत गहराई से समझने में चूक जाता है। ये बात आपकी कुंडली में घटित हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी आयु अच्छी है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है, वाणी पे काम करने की आवश्यकता है। पराक्रम 100% बहुत अच्छा है, आप धन, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर जाएंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई में कभी कभी मतभेद या पढ़ाई में कभी कभी रुकावट भी देखने को मिल रही है। नौकरी और व्यापार में पहले नंबर पे नौकरी, दूसरे नंबर पे व्यापार है। उसके बाद कंसंट्रेशन पे काम करने के लिए चटक वाले रंगों से दूर रहें, शांत और सोबर रंग का चुनाव करें, और साथ ही साथ गहरे अध्ययन की आवश्यकता है, कम बोलने की आवश्यकता है, प्रत्युत्तर देने से बचें। कम्युनिकेशन को ठीक रखना होगा, पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताएं।
सामाजिकता 100% बहुत अच्छी है, उसमें जरा भी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राप्त भी कर जाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से ये कुंडली ऋण में जाएगी तो नुकसान हो सकता है। इस वजह से ऋण का लेन देन सावधानी से करें। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।